हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सीलेंस क्लासेस। मैं हूं अमित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहम्मद गौरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से जो गजनी साम्राज्य का कौन था, एक शासक आता है भारत, कौन, महमूद गजनवी। और वो क्या करता है, लगातार भारत में हर साल आक्रमण करता जाता है और भारत में 17 बार आक्रमण करके लूट मचा देता है। इससे क्या होता है कि जो पूरे साम्राज्य में, पूरे भारत के साम्राज्य में क्या होता है, जो शासक होते हैं वो क्या होते हैं, तितर बितर हो जाते हैं। क्यों होता क्या है कि यहाँ जो भारत में बैठे शासक थे उन्हें लगता था कि कोई भी बाहर का, कोई भी विदेशी आक्रमण भारत में नहीं होगा, पर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमण होता है। कब? 1173 से 1206 ईस्वी तक। अब और करता कौन है, उसको करता है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा क्या जाते हैं, बैकग्राउंड में जाते हैं कि हुआ क्या था कि मोहम्मद गौरी आया। अब मोहम्मद गजनवी, जब महमूद गजनवी था वो गजनी चला गया तो उसके क्या थे, दो पुत्र थे। कौन कौन? मसूद और मोहम्मद। महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद। अब होता क्या है, महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद मसूद और मोहम्मद दोनों में आपसी विवाद हो जाता है। किसको लेकर? साम्राज्य को लेकर। साम्राज्य को लेकर जब दोनों में आपसी मतभेद होता है तो क्या होता है, मसूद जो होता है वो आक्रमण कर देता है किस पे? मोहम्मद पे। जब मसूद मोहम्मद पे आक्रमण करता है तो इस युद्ध में क्या होता है, मसूद विजय हो जाता है। मसूद के विजय होने पर मसूद विजय होता है तथा मोहम्मद का क्या करता है, अंधा कर देता है, मोहम्मद की आंखें जो है फोड़ देता है। अब दूसरी बात, जब ये शासक बनता है, शासक बनने के कुछ सालों बाद क्या होता है, सुल्जुकियों का आक्रमण होता है। कहाँ? गजनी में। और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्या होता है, इससे गजनी साम्राज्य क्या होता है, एक तरह से नष्ट होने को, खत्म होने को आ जाता है। और 1149 तक आते आते जो गजनी साम्राज्य होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया होता है। अब इसके बाद क्या होता है, जानते हैं, जो हमारा मोहम्मद गौरी था वो क्या था, घोर वंश था, घोर वंश का शासक था। घोर कहाँ पड़ता है? घोर जो पड़ता है वो गजनी के ही निकट कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान में पड़ता है। घोर कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो अफगानिस्तान में उस समय क्या होता है, एक अलाउद्दीन हुसैन घोर वंश की स्थापना करता है। क्यों? क्योंकि जो गजनी के अधीन का, मतलब दोनों में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं आगे चलकर क्या होता है कि घोर वंश में स्थापना कर देता है। अब जब घोर वंश की स्थापना होती है तो वहाँ भी शासक बदलते रहते हैं धीरे धीरे। तो वहाँ जो शासक आता है वो कौन आता है, सैफुद्दीन आता है। सैफुद्दीन के बाद क्या होता है, गयासुद्दीन शासक आता है, जो गयासुद्दीन क्या करता है, गजनी पर आक्रमण कर देता है। जब वो गजनी पर आक्रमण करता है तो उस समय ही सुल्जुकियों का आक्रमण हुआ था और तुरंत क्या करता है, गयासुद्दीन गजनी की विजय प्राप्त कर लेता है। जब गयासुद्दीन गजनी की विजय प्राप्त कर लेता है तो वहाँ किसको वो शासक बना देता है, मोहम्मद गौरी को क्या कर देता है, वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। अब ये दोनों भाई ने इतना आतंक मचाया होता है कि मतलब यहाँ भी जाते हैं और यहाँ भी जाते हैं लड़ने को। अभी आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं हम भारत की स्थिति उस समय कैसी थी। ठीक है, तो जैसी महमूद गजनवी के टाइम पे जो थी हमारी भारत की स्थिति, वही स्थिति चल रही होती है। क्या स्थिति चल रही होती है, जो राजा होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तो इसी का फायदा उठाता है कौन, महमूद गौरी, और क्या करता है, पूरे भारत में आक्रमण करता है। अब देखते हैं जो भारत की स्थिति है उसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं। जो गजनी का शासक बनते टाइम क्या होता है,
जो गौरी होता है वो क्या करता है, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ख्वारिज्म की तरफ आक्रमण करे या फिर वो भारत की तरफ आए। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य रहा होता है, उसका उद्देश्य क्या रहा होता है कि वह चाहता है अपना साम्राज्य को स्थापित करना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना। और सबसे पहले क्या करता है, वो ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है। पर ख्वारिज्म पर क्या होता है, एक कुशल शासक बैठा होता है, और वो कुशल शासक जब गजनी उस पर आक्रमण करता है तो वो ख्वारिज्म से हार जाता है। जब वो इस युद्ध को हारता है तो उसे क्या अनुभव हो जाता है कि यहाँ तो जीतना मुश्किल है, यहाँ जीतना क्या है, मुश्किल है। नेक्स्ट बात आती है फिर गजनी क्या करता है, गजनी आता है कहाँ को, भारत की तरफ। इसको अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ये आता है मुल्तान में, जिसको हम अभी देखेंगे। पहले देखते हैं कि भारत की स्थिति को, तो भारत की स्थिति उस समय कैसी होती है ये देखते हैं। उस समय क्या होता है ना, उस समय क्या होता है, अजमेर व दिल्ली में किसका शासक होता है, पृथ्वीराज चौहान का शासक होता है। कहाँ, अजमेर और दिल्ली में। जब अजमेर और दिल्ली में पृथ्वीराज का शासन चल रहा होता है तो वहीं एक चालुक्य डेंसिटी का राजा, चालुक्य डेंसिटी का राजा कहाँ राज कर रहा होता है, भीम सेकंड राज कर रहा होता है, जो कर रहा होता है कहाँ, कन्नौज में। दूसरा होता है, एक राजा होता है कौन, गढ़वाल नरेश, गढ़वाल नरेश राजा होता है, जो कि कहा जाता है कि एक तरह से विद्रोही नेता भी कहेंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है ना, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है। कौन से युद्ध में, अभी हम आगे देखेंगे, तराइन का युद्ध। तो उस युद्ध में क्या होता है, ये पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है, इन दोनों में क्या आपसी मतभेद रहते हैं ये देखते हैं। होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान भी चाहते हैं कि वो अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित करते रहें, लगातार साम्राज्य को क्या है बढ़ाते रहें। पर होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान सबसे पहले क्या करते हैं, चालुक्य पर, भीम सेकंड, जो कि भीम सेकंड चालुक्य डेंसिटी का राजा होता है, भीम सेकंड, उस पर आक्रमण करते हैं। जब वो भीम सेकंड पर आक्रमण करते हैं तो यहाँ इन दोनों का परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम कुछ नहीं होता है। मतलब कि न चालुक्य भीम सेकंड विजय होते हैं, न पृथ्वीराज चौहान विजय होते हैं। जब ये दोनों विजय नहीं होते हैं तो क्या होता है कि दोनों की सेनाओं को क्या है, हानि पहुंचती है। कोई युद्ध होता है तो उसमें हानि तो दोनों को होती है। कहते हैं क्या, कहते हैं ना, अगर चाइना के साथ युद्ध होगा तो क्या होगा, भारत 5 साल पीछे चले जाएगा, युद्ध जीत जाएगा लेकिन 5 साल पीछे चले जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो, ठीक है। तो ऐसा ही क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान और भीम सेकंड के बीच होता है। तो दोनों में जब युद्ध होता है तो होता क्या है, न पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, न चालुक्य की विजय होती है, चालुक्य डेंसिटी के भीम सेकंड की विजय होती है। दोनों की सेनाओं को क्या होता है, नुकसान होता है। और इसी का फायदा कौन उठाता है, गौरी उठाता है। और दूसरा जो गढ़वाल नरेश राजा है, कौन, कन्नौज में बैठा, कौन, जयचंद। जयचंद जो होता है ना, वो क्या करता है, इसकी पुत्री होती है कौन, संयोगिता। इसकी पुत्री कौन होती है, संयोगिता। अब इतिहासकारों के मतों के अनुसार है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता क्या करते हैं, आपस में भागकर शादी कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उसको गढ़वाल नरेश जयचंद ने अपनी पुत्री के विवाह में न बुलाते हैं और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर पूरी सभा से भाग जाते हैं। ऐसा चंद्रबरदाई में लिखा है, जो कि चंद्रबरदाई की क्या है, पृथ्वीराज आंसू है, उसमें लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या होता है, जब ये भाग जाते हैं तो दोनों में क्या है, एक मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। किसमें, गढ़वाल नरेश जयचंद जो कि पूरा कन्नौज का शासक था, तो उन दोनों में क्या है, मतभेद उत्पन्न हो जाता है। इसी का फायदा कौन उठाता है, हमारा महमूद गौरी उठाता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो महमूद गौरी था उसने सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण करे, किस किस जगह उसने अपनी राज्य की स्थापना करी और साम्राज्य का विस्तार करते हुए चला गया। तो हम देख रहे थे कि महमूद गौरी ने 1173 में गद्दी पर बैठा और कहा है भारत में आक्रमण करना। अब थोड़ा सा और महमूद गौरी के डिटेल में जाते हैं। तो महमूद गौरी का नाम, 3 नामों से उसे बुलाया जाता था। कौन कौन से, शहाबुद्दीन, शहाबुद्दीन गौरी, और मोहम्मद बिन साम और मुइद्दीन। अब जो शहाबुद्दीन था वो क्या था कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण, भारत में क्या था, इसने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के कारण इसे क्या कहा जाता था, शहाबुद्दीन कहा जाता था। दूसरा था मोहम्मद बिन साम, और एक और नाम था इसका, मुइजुद्दीन।
और जो मोहम्मद गौरी था वो उसने क्या करा था, तुर्क द्वारा किया गया जो आक्रमण था वो दूसरा आक्रमण महमूद गौरी द्वारा किया गया था। अब हुआ क्या था, इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1149 ईस्वी में हुआ था घोर अफगानिस्तान में। घोर में जो कि कहाँ है अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में। इसका शासनकाल की बात करते हैं। जो इसका शासनकाल था वो 1173 से 1206 ईस्वी तक माना जाता है। फिर बात करते हैं हम किसकी, इसके वंश की। तो इसका जो वंश था हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे गजनी जो साम्राज्य था, जो गजनी वंश था, जो गाजी वंश था, वो धीरे धीरे समाप्त हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, एक घोर वंश की स्थापना हुई जिसका एक कुशल शासक कौन था, मोहम्मद गौरी था। और इस महमूद गौरी का जो वंश था वो था घोर यानी सासवनी वंश। अब देखते हैं इसकी राजधानी इसने क्या करी ना, जब इसने गजनी का साम्राज्य गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी 3 राजधानियां बदली। और जो वो राजधानियां कौन कौन थी, पहली थी फिरोज। फिरोज जो थी वो घोर प्रांत का ही एक नगर था और वहाँ उसने क्या करी, अपनी पहली राजधानी स्थापित करी। दूसरा इसने जो बनाई, गजनी को ही अपनी राजधानी बनाई। और थर्ड नंबर में इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, इसने अपनी राजधानी लाहौर स्थापित कर दी। नेक्स्ट देखते हैं कि जो 1173 में ईस्वी में वो क्या करता है, गजनी के साम्राज्य का शासक बनता है। गजनी के साम्राज्य का शासक बनता है। इसे क्या एक और नाम दिया जाता है इसे कि इसने क्या कहते हैं, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करी। इसने क्या करी, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करी, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है, मुस्लिम राज्य का संस्थापक कहा जाता है। मतलब भारत में एक तो इसने सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन करे। ऐसा माना जाता है कि इसने जब ये मुल्तान आया तो मुल्तान में इसने सबसे ज़्यादा धर्म के परिवर्तन करे। मतलब जो हिंदू थे या ईसाई थे, जैन थे, उन्हें क्या करा, अपने धर्म में परिवर्तित कर दिया। इस्लाम धर्म में क्या करा, परिवर्तित कर दिया। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। दूसरा, इसका भारत में जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वो मेन उद्देश्य क्या था कि वो अपने साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, अपने साम्राज्य को निरंतर बढ़ाना चाहता था और उसने ऐसा करा। अब हमने देखा कि जब वो गजनी का शासक बना तो उसने क्या करा, सबसे पहले कहाँ आक्रमण करा, मुल्तान पर आक्रमण करा। पर उसके बाद 2 रास्ते थे, या तो वो ख्वारिज़्मी के पास जा सकता था, लेकिन हमने देखा कि ख्वारिज़्मी जो था वो एक कुशल शासक था और जब गौरी ने उस पर आक्रमण करा तो क्या हुआ कि वो हार चुका था। गौरी कौन था, गौरी हार चुका था, जिस कारण उसने ख्वारिज़्मी पर जीतने का सपना छोड़ दिया। अब वो पहुंच गया कहाँ, मुल्तान पर, भारत पर पहुंच गया, मुल्तान पर पहुंच गया। उसका जो पहला आक्रमण हुआ मुल्तान पर हुआ, कब हुआ, 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में उसने क्या करा, मुल्तान पर अपना पहला आक्रमण करा और वहाँ क्या है, अपने राज्य स्थापित कर दिया, अपना शासनकाल चलाने लगा। जहाँ उसने क्या करा, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम में परिवर्तन कर दिए। नेक्स्ट उसका आक्रमण कहाँ हुआ, उच्च सिंध में हुआ, जो कब हुआ, 1176 ईस्वी में। 1176 ईस्वी में क्या हुआ, वो सिंध पर पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ से मुल्तान गया, मुल्तान से फिर कहाँ आया, वो सिंध में पहुँच गया। कब, 1176 में उसने सिंध पर आक्रमण कर दिया। अब सिंध पर आक्रमण कर दिया, इसके बाद क्या है, 1178 में, 1178 ईस्वी में क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। 1178 में क्या हुआ, ये यहाँ से कहाँ चले गया, चालुक्य के पास, चालुक्य डेंसिटी के पास चले गया, जहाँ का शासक कौन था, भीम सेकंड था। कहाँ पहुँच गया, 1178 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ में पहुँच गया। कहाँ, मूलराज सेकंड थे ये। तो इनका शासनकाल में एक शासक हुआ करता था भीम सेकंड, और भीम सेकंड के साथ क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ, तीसरा युद्ध। कब हुआ, 1178 ईस्वी में। अब यहाँ जो युद्ध हुआ ना वो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, गुजरात और राजस्थान एक ही प्रांत में आते थे। तो राजस्थान में क्या हुआ था, इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। कहाँ, कमाद्रा मैदान में। कमाद्रा मैदान में क्या हुआ था, दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। और इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो है वो पराजित हुआ। जब मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में पराजित हुआ तो हुआ क्या, वो दोबारा कहाँ चले गया, गजनी चले गया। मतलब क्या हुआ,
वापस कहाँ चले गया, गजनी चले गया, जहाँ उसने क्या करा, अपनी सेना को और कुशलता के साथ स्थापित करा। और दोबारा लौट के कब आया, 1180 ईस्वी में दोबारा लौट के आता है। कहाँ, पेशावर में, पेशावर में आता है। कहाँ आता है, पेशावर में। इस बार यहाँ आएगा पेशावर में, ठीक है, पेशावर के निकट मतलब पाकिस्तान में आता है। अब 1181 ईस्वी में वो कहाँ चले जाता है, लाहौर, और पेशावर में हमला करता है। पेशावर में हमला करने के बाद क्या है, पेशावर जीत लेता है। जब ये पेशावर जीत लेता है तो वहाँ से नज़दीक क्या पड़ता है, लाहौर पड़ता है। अब लाहौर भी जीतना चाहता है, साम्राज्य की स्थापना करते जाना है, बढ़ते चले जाना है, तो लाहौर पहुँचता है और लाहौर पर हमला कर देता है, लाहौर भी विजय कर लेता है। फिर आता है देवल। देवल जो कि हमने देवन बंदरगाह पढ़ा था, उसके निकट का एक क्षेत्र जो था वो देवल कहलाता था। तो अब वहाँ आता है, वहाँ उसके विरुद्ध जब वो युद्ध करता है तो वहाँ भी वो विजय हो जाता है, लगातार विजय होते रह रहा है। और क्या कर रहा है, जो जितने भी वहाँ के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, उन्हें क्या है, उपदेश देता है। और जो उपदेश सुनकर अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो ठीक, वरना क्या करता है, जबरदस्ती उनके धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम धर्म में बदल देता है। अब 1182 में जब वो देवल के विरुद्ध करता है तो वहाँ भी विजय हो जाता है। नेक्स्ट वो कहाँ आता है, 1189 ईस्वी में कहाँ आता है, भटिंडा। भटिंडा मतलब, भटिंडा को उस समय क्या कहा जाता था, ताबर हिंदा कहा जाता था। भटिंडा को कहा जाता था उस समय ताबर हिंदा। तो वहाँ आक्रमण करता है। अब वहाँ क्या था ना, वहाँ था एक मलिक जयाउद्दीन तुर्की। मलिक जयाउद्दीन तुर्की शासन कर रहा होता है, जो किस वंश का होता है, गजनवी वंश का होता है, गाजी वंश का होता है। अब गाजी वंश का होता है तो इस पर आक्रमण क्यों करता है, ठीक है, ये जानते हैं इस पर आक्रमण क्यों करता है। हमने अभी भी देखा था कि जो क्या था कि गाजी, और जो गाजी था, गाजी वंश था, और जो इसका वंश था महमूद गौरी का, कौन सा वंश, खोर वंश, इन दोनों में क्या था, ये क्या समझते थे, अपने को गजनी के अधीन मानते थे। अब गजनी के अधीन मानते थे तो इन्होंने धीरे धीरे क्या करा, गाजी साम्राज्य को, गाजी वंश को क्या कर दिया, विलुप्त कर दिया। इसलिए क्या करता है ये एक राजा बचा होता है, कौन सा, गाजी साम्राज्य का, गाजी वंश का, तो इसे भी क्या कर देता है, ये पराजित कर देता है और मृत्युदंड दे देता है। अब हम आगे देखते हैं, इसके आगे जो युद्ध हुए उनके बारे में देखते हैं थोड़ा। तो हमने देखा कि 1189 ईस्वी में क्या करा महमूद गौरी ने, उसने क्या करा, कहाँ जीत लिया, भटिंडा, पंजाब जीत लिया। और वहाँ जो शासक राज कर रहा था, कौन, गजनी वंश का, उसे मृत्युदंड दे दिया। अब नेक्स्ट में जब यह आता है, कहाँ, तराइन का प्रथम युद्ध आता है। कौन सा, 9वां आक्रमण था इसका, तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 ईस्वी में। क्या हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अब ये जो हुआ था वो हुआ था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध। इसका जो युद्ध था वो था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान क्या है, उस समय क्या था, पृथ्वीराज चौहान का डंका बजता था पूरे भारत में। क्यों, क्योंकि चालुक्य के साथ भी हमला किया था और इसके साथ भी पंगा लिया था, ठीक है। तो चारों तरफ से क्या था, सारे वही तो थे। पहले तो इसने भीमसेन जीत लिया था, किसने, महमूद गौरी ने। अब ये आक्रमण किस पे पड़ेगा, कहाँ जाएगा, चौहान के पास जाएगा, पृथ्वीराज चौहान के पास जाएगा। और पृथ्वीराज चौहान ऐसे शासक थे जो उस समय क्या है, सारे साम्राज्य पर अधिकार अपना स्थापना करना चाहते थे। अब क्या होता है, इसी बीच तराइन के युद्ध में क्या होता है, उस समय दिल्ली व अजमेर में कौन राज कर रहा होता है, अभी हमने देखा पृथ्वीराज चौहान राज कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ये जाता है, गौरी जाता है कहाँ, पृथ्वीराज चौहान के पास। कहाँ, युद्ध करने पृथ्वीराज चौहान के पास, कहाँ, दिल्ली और अजमेर। तो होता क्या है, उस समय क्या होता है, गौरी, मोहम्मद गौरी जो होता है वो पराजित हो जाता है। कहाँ, तराइन के प्रथम युद्ध में। अब तराइन के बारे में पढ़ते हैं, तराइन था क्या, तराइन क्या था ना, हरियाणा में स्थित था, करनाल और थानेसर के मध्य का क्षेत्र था, ठीक है। हरियाणा में करनाल और थानेसर के मध्य का क्षेत्र था और कुरुक्षेत्र के मध्य का क्षेत्र था। तो यहाँ जो था वो तराइन था। तो यहीं क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किसका, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी का, जिसमें क्या हुआ, महमूद गौरी पराजित हुआ और वह दोबारा कहाँ गया, पीछे हट गया। अब हुआ क्या, ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रबरदाई थे उस समय पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, दरबारी कवि थे।
जो दरबारी कवि थे उन्होंने क्या लिखी थी, एक बुक लिखी थी, वो थी पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो में क्या है, उनके शासनकाल, किनके, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल का वर्णन है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जो मोहम्मद गौरी था, उसने क्या करा था, 21 बार, कहीं कहीं दिया है 21 बार और कहीं कहीं दिया है 17 बार आक्रमण करे थे। किस पे, पृथ्वीराज चौहान पर। और 17 बार वो क्या हुआ, 21 बार वो क्या हुआ, पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद भी क्या, दोबारा युद्ध करता था। एक बार पराजित होता था, दोबारा युद्ध करता था, कभी हार ही नहीं मानी। तो क्या हुआ, जब उसने बार बार युद्ध करे, युद्ध करने के बाद क्या हुआ, बार बार युद्ध करे, बार बार पराजित होता था। फिर क्या करा, लास्ट जो अंतिम युद्ध करा इसने, दोबारा अंतिम युद्ध करा। अंतिम युद्ध में क्या हुआ, जो था तराइन का दूसरा युद्ध, और वो कब हुआ, 1192 ईस्वी में। अब इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी जो था वो विजय हो गया। मोहम्मद गौरी क्या हो गया, विजय हो गया। अब विजय हुआ तो क्या हुआ, सिरसा के पास क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया। जब पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया तो इसी जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, उसी में कहा गया है कि जब इसने पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया तो क्या हुआ, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान को क्या ले गया, ये अपने साथ कहाँ ले गया, गजनी ले गया। जब भारत में पूरे आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, ये अपने साथ कहाँ ले गया, गजनी ले गया। और गजनी ले जाकर क्या है, बंदी बना लिया दोनों को। जब बंदी बनाया तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या कहा, किससे, चंद्रबरदाई से ये कहा कि मुझे कैसे भी करके मोहम्मद गौरी को मारना है, और जो चंद्रबरदाई था अपनी सूझबूझ से क्या करा, उसने मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो गया, उसका दरबारी कवि बन गया। अब देखते हैं जो इसके बाद जो युद्ध हुआ वो हुआ चंदावर का युद्ध। तो चंदावर उसने कब जीता, 1193 में क्या जीता उसने, चंदावर जीता। चंदावर में क्या था ना, चंदावर में कौन था, चंदावर में गढ़वाल का राजा कौन था, जयचंद था, जिसका सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था उस टाइम, करता था गढ़वाल का राजा जयचंद। ये वही जयचंद है जिसके साथ किसने, चौहान ने क्या लिया था, पंगा लिया था। अब चौहान ने जब इसके साथ पंगा लिया था तो जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, तब भी इसने इसका साथ नहीं दिया, किसने, जयचंद ने। इसलिए क्या माना जाता है कि इसका बहुत बड़ा हाथ था गौरी को, क्या कहते हैं, भारत का साम्राज्य स्थापित करने का। क्यों, क्योंकि अगर ये 1192 तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी का साथ दे देता तो हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान इसको हरा देते और मृत्युदंड दे देते। अब हुआ क्या, इसका फल भी इसे भुगतना पड़ा, किसे, जयचंद को। हुआ क्या, 1193 में क्या करा, जो गौरी था, जब इसने यहाँ पृथ्वीराज चौहान दिल्ली और अजमेर जीत लिया, दिल्ली और अजमेर जीतने के बाद क्या करा इसने, यहाँ एक गुलाम, एक दास था, कौन, इसका एक दास था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो उसे क्या हुआ, उसे इसने वो साम्राज्य में का शासक बना दिया। अब उस समय वो शासक खाली बना था, शासन वो नहीं कर रहा था। फिलहाल अभी वो शासन नहीं करेगा, कब करेगा, जब यहाँ से मोहम्मद गौरी जब कहाँ लौट जाएगा, गजनी लौट जाएगा। अब यहाँ इसने दास रख लिया तो ये कहाँ बढ़ गया, अब आगे बढ़ गया, कहाँ बढ़ गया, गढ़वाल के जयचंद पर। और इसने क्या करा, गढ़वाल के जयचंद पर हमला कर दिया। जो चंदावर था ना, वो कन्नौज और इटावा के बीच की जगह थी, ठीक है, जहाँ कौन, जयचंद जो था वो राज करता था। अब इसी जयचंद को फल भुगतना पड़ा, किसका, चौहान का साथ न देने का। जब इसने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया तो दोबारा क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने इस पर क्या करा, आक्रमण कर दिया और इस पूरे गढ़वाल क्षेत्र को, कन्नौज को पूरा जीत लिया, और कन्नौज जीतने के बाद क्या करा इसने, 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये फिर भी नहीं माना, इसने क्या करा, अब ये पहुंच गया कहाँ, बिहार। अब क्या करेगा, ये बिहार पर आक्रमण करेगा। तो बिहार पर इसने जो आक्रमण करा वो करा था 1202 से 1203 तक। 1202, किसी में 1202 लिखा है, किसी में 1203 लिखा है। तो 1202 और 1203 में क्या करा है इसने, बिहार पर विजय प्राप्त कर ली।
इसके बाद नेक्स्ट आक्रमण जो होता है वो होता है इसका बंगाल पर। बंगाल पर इसने जो आक्रमण करा वो करा था 1204 और 1205 में, और उसे भी जीत लिया। कंटिन्यू जीतते जा रहा है, ऐसा शासक था। सिर्फ एक गलती की वजह से, किसकी गलती की वजह से? जयचंद की गलती की वजह से। और जयचंद को तो हराया, उसके बाद बंगाल पहुंच गया, बिहार पहुंच गया, मतलब सभी जगह लूटते जा रहा। अब बंगाल और बिहार पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। ये कहाँ पहुंच गया? ये पहुंच गया असम। कब पहुंचा? 1206 में ये पहुंच गया कहाँ? असम। जब ये असम पहुंचा तो असम में भी क्या करा इसने? अपनी जीत का डंका बजा दिया, जीत का डंका बजा दिया और असम को भी जीत लिया। अब होता क्या है, इतने युद्ध जीत रहे हैं, कोई ना कोई तो इसके साथ होगा ऐसा। तो इसके साथ क्या थे? इसके साथ इसके दास थे। कौन थे? दास थे, जिसमें एक दास को तो इसने क्या करा? कहाँ बैठा दिया? दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। और दूसरा दास जो था वो इसके साथ युद्ध करता जा रहा था, और उस दास का नाम क्या था? मोहम्मद बिन बेख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बेख्तियार खिलजी। अब इसी के कारण क्या हुआ? ये जीतता चला गया कहाँ? बंगाल, बिहार और असम को। अब इसकी दासों की बात करते हैं तो इसके और भी दास थे। हमने तो 2 दास पढ़ लिए। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक को कवर करा। क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ की सत्ता मिल गई? जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद इसने जयचंद चंदावर के राजा को हरा दिया, तो इसने क्या करा? वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक को बैठा दिया। वो भी एक दास था इसका। और दूसरा दास जो हमने पढ़ा वो कौन था? मोहम्मद बिन बेख्तियार खिलजी। जिस कारण क्या है, इसने बंगाल, बिहार और असम में विजय प्राप्त की। अब नेक्स्ट क्या होता है? 2 दास और होते हैं इसके। क्या होता है? एक दास होता है एल्दौज और एक दास होता है कुबाचा, जो क्या कहते हैं, जिसको ये भारत की सत्ता दे देता है। दोनों को क्या करेगा? ये एक एक साम्राज्य दे देगा। इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके सिक्के। ये क्या था ना, मोहम्मद गौरी ने क्या करा? सिक्के चलाए। जो इसके काल में सिक्के थे, उसने क्या करा? उन सिक्कों पर क्या करा? देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई। एक साइड देवी लक्ष्मी की प्रतिमा बनाई, ठीक है। दूसरा जो बात करते हैं इसकी मृत्यु के बारे में। अब देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। इसके भी पीछे क्या है? 2 मत हैं। इतिहासकारों के क्या है? इसके पीछे 2 मत हैं। पहला मत है कि खोखर जनजाति द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। खोखर जनजाति क्या थी? उसमें खोखर जनजाति जो थी पंजाब प्रांत में राज कर रही थी। और जब मोहम्मद गौरी जाते समय पंजाब प्रांत से होकर गया तो खोखर जनजाति के साथ आक्रमण करा। जब इसने आक्रमण करा तो कहते हैं कि खोखर जनजाति ने क्या कर दिया? इसको मृत्यु दे दी। दूसरा जो मत है उसको देखते हैं। दूसरा जो मत है वो है रिलेटेड किससे? पृथ्वीराज चौहान से और उनके दरबारी कवि कौन? चंद्रबरदाई से। अब कहा क्या जाता है, चंद्रबरदाई जो इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और उसी पृथ्वीराज रासो में जिक्र है किसका? मोहम्मद गौरी की मृत्यु का, जो कि 1206 ईस्वी में हुआ। क्या? जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पराजित हो गए थे, उन्हें सिरसा में क्या था? पकड़ लिया गया था। अब पकड़ के जब मोहम्मद गौरी कहाँ जा रहा था? गजनी जा रहा था। मोहम्मद गौरी कहाँ जा रहा था? जब दोबारा गजनी जा रहा था तो गजनी वो अपने साथ किसको ले गया? पृथ्वीराज चौहान और उसके कवि कौन? चंद्रबरदाई को ले गया। दोनों को ले जाके क्या करा उसने? चंद्रबरदाई तो बहुत चालाक था, उसने अपनी साझबूझ से क्या करा? किसके साथ मिल गया? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया। और पृथ्वीराज चौहान को उसने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? 21 बार जब कोई आक्रमण करेगा और हारता चले जाएगा तो जिससे वो हारा है क्या उसको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसको क्या करेगा? यातनाएं देगा। जब वो यातनाएं दे रहा था तो उसने ऐसी ऐसी यातनाएं दी पृथ्वीराज चौहान को, जिसे देखकर क्या है, चंद्रबरदाई का दिल भी टूट गया। अब हुआ क्या? क्या यातनाएं दी? यातनाएं बताते हैं। यातनाएं क्या थी? उसने क्या करा? पृथ्वीराज चौहान की आंखें तक फोड़ दी। और इसी कारण क्या है, चंद्रबरदाई जो था वो पृथ्वीराज चौहान को क्या है? छुटाना चाहता था। अब हुआ क्या? जब मोहम्मद गौरी के सभा में क्या था? प्रतिस्पर्धा चल रही थी। तो प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ? मोहम्मद गौरी को पता था कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो क्या है? शब्दवेदी बाण चला सकते हैं। तो उनने क्या करा? चंद्रबरदाई ने क्या कहा कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाने को कहा जाए।
ठीक है, प्रतिस्पर्धा में क्या करा जाए, उनको भी लाया जाए। अब प्रतिस्पर्धा में जब वो आए तो चंद्रबरदाई ने उनसे एक दोहा कहा। क्या कहा, उनके पास गए और उनसे एक दोहा कहा। वो दोहा क्या था, सुनते हैं। 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान, मत चूको चौहान। इसका अर्थात क्या था कि 4 बांस मतलब 4 सीढ़ी, 4 सीढ़ी ऊपर, 24 गज, ये क्या है, डिस्टेंस बताई कितनी, 24 गज। कौन है, अंगुल अष्ट प्रमाण, मतलब 180 डिग्री घूमना है। उन्हें कैसे बताया, अंगुल अष्ट प्रमाण, 180 डिग्री घूमो। और उसके ऊपर कौन है, सुल्तान है। कौन सुल्तान है, मोहम्मद गौरी है। और क्या कहा, मत चूकना चौहान, मत चूकना चौहान। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। आगे हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है कौन, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत। इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अगर आपको आज के लेक्चर का अगर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।